हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। तो देखिए दोस्तों, आज हम डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है कि हमारे मूलाधिकारों में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर बीच में क्या क्या अंतर है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा बचा हुआ था कि कौन कौन से अपवाद हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी एक्सेप्शंस हैं, अक्सर आजकल जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं वो अपवादों पर, एक्सेप्शंस पर ही बनते हैं। तो आज के सेशन में हम उन एक्सेप्शंस के बारे में भी बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट गाइज। फ्रेंड्स, आई एम एस के शर्मा। आई हैव 6+ ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, 2 बार यूपीएससी इंटरव्यू और 4 बार यूपीएससी मीन्स देने के बाद आई ऑल्सो क्वालिफाइड स्टेट पीएससी आरएस एग्जाम। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप यूपीएससी रिलेटेड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। रियल टाइम मैनर में आप टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन करके अपनी किसी भी क्वेरी को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इंडिया के बेस्ट 100+ एजुकेटर्स यहाँ आपके अवेलेबल हैं। 15,000 से ज़्यादा कोर्सेज का बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर आप 2 तरह के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, एक है प्लस सब्सक्रिप्शन और दूसरा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन है 49,500 का। इसमें आप रेफरल कोड SSLIVE लाइव रेफरल कोड यूज करो। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपका 44,550 में आपको अवेलेबल हो जाएगा और 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप 64,800 में और 3 साल का सब्सक्रिप्शन आप 81,000 में ले सकते हो। तो इस तरीके से 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के कोर्सेज को आप चूज कर पाओगे। और अगर आप यूपीएससी के फील्ड में बिल्कुल नए हो, जीरो से प्रिपरेशन चाहिए आपको और एक एक जगह आपको एक मेंटर की ज़रूरत है, पूरी टीम आपको गाइड करे, तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, जिसमें आपको पर्सनल कोच, डेली क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन भी मिलेगी। तो 1 साल का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वो है 69,500 का, जिसमें आप अगर SS लाइव रेफरल कोड यूज़ करोगे तो यही सब्सक्रिप्शन आपका 62,550 में आपको अवेलेबल होगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 96,000 और आपके 96,000 में 2 साल का सब्सक्रिप्शन और 3 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन आप 1,26,000 में ले सकते हो। तो इस तरीके से आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को तो ज्वाइन कर ही सकते हो। सभी मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल्स आपके अवेलेबल हैं। नया हिंदी लिटरेचर का बैच और ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच आ गया है, जिसे आप SS लाइव रेफरल कोड के साथ सब्सक्राइब कर सकते हो। 1 साल का सब्सक्रिप्शन अमाउंट होगा ऑप्शनल कोर्स का SS लाइव रेफरल कोड के साथ 24,750। इसी तरीके से 2 साल का आप 36,000 में ले सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और यहाँ पर अनअकैडमी पर बहुत सी चीज़ें आप लोगों के लिए फ्री भी है, जैसे कि रात को डेली प्रीलिम्स बूस्टर सेशन 10 बजे आपका आता है। तो डेली प्रीलिम्स बूस्टर सेशन को आप रात को 10 PM पर देख सकते हो। तो डेली 10 PM पर आप इस प्रीलिम्स बूस्टर सेशन को देख पाएंगे। और इसी तरीके से दोस्तों, आपके और भी बहुत सारी ऑसम क्लासेस अवेलेबल हैं, जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट SS लाइव रेफरल कोड के साथ में अनलॉक कर सकते हो। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSPs भी जिन्हें कहा जाता है। जैसा कि हमने हमारे लास्ट सेशन में बात की थी कि आपका जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यह एक प्रकार की सकारात्मक अवधारणा है जो कि आपको राज्य किस तरीके का होना चाहिए, राज्य का सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन, आर्थिक विकास किस तरीके से होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को बताता है। तो इसीलिए आपके यहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रकार की विचारधाराओं से बनकर बना हुआ है आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व। एक है समाजवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा और उदार बौद्धिकवादी विचारधारा। इन तीनों विचारधाराओं में हमारे कौन कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के मध्य आते हैं, उन सभी के बारे में हम लास्ट सेशन में बात कर चुके हैं। पर देखिए, यहाँ पर हमारे इन्हीं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ नए नीति निर्देशक तत्व आए हैं जिन पर अक्सर प्रश्न बनते रहते हैं, जिन पर अक्सर आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो वो राज्य के नए नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, किस तरीके से इन पर क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी की बातें आज हम करने जा रहे हैं।
तो देखो, सबसे पहले आपका हुआ 42वां संविधान संशोधन, और इस 42वें संविधान संशोधन को ही इस 42वें संविधान संशोधन को ही आप क्या मानते हो, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये जो हमारा संविधान संशोधन है 42वां, ये होता है 1976 में, और 1976 में हमारे दो महत्वपूर्ण आपके अनुच्छेद जोड़े जाते हैं। एक है अनुच्छेद 39 और एक है अनुच्छेद 39A, यानी कि आर्टिकल 39, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुनिश्चित किया गया है कि किस तरीके से बच्चे भी क्या कर सके, अपने जीवन में आगे का विकास कर सके। उन विकास के साधनों को कैसे मुहैया करवाया जाएगा, वो सभी आर्टिकल 39 के अंतर्गत देखे गए। जैसे कि हमारे जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है, एकीकृत बाल विकास योजना जो है, वह इसी अनुच्छेद 39 को पूरा करते हुए दिखाई देती है। ऐसे ही बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आपके सुपोषित माँ अभियान जैसे कार्यक्रम भी आपके चलाए गए हैं, जो कि माता के साथ साथ बच्चों की भी शुरुआती 6 महीने में देखभाल करते हैं। तो ये चीज़ें चलाए गए हैं। नंद घर योजना, आंगनवाड़ी योजना, ANM बहन जी, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और साथ साथ आपके मिड डे मील जैसे स्कीम्स जो हैं, वो भी कहीं ना कहीं अनुच्छेद 39 के अंदर बच्चों के स्वास्थ्य विकास पर ध्यान देती हुई नजर आती हैं। बिल्कुल कुछ ऐसे ही हमारे अनुच्छेद 39A के अंदर आपके समान न्याय सभी को मिल सके, सभी लोग अपने किसी भी समस्याओं का समाधान जो है, न्यायालय के समक्ष सभी लोग समान हैं। कुछ लोग गरीब होने के कारण क्या करते हैं कि उनके पास प्रॉपर न्यायिक व्यवस्थाओं को अपनाने के लिए पैसा नहीं होता है और वो न्याय से वंचित रह सकते हैं। इसीलिए फ्री लीगल एड, बिल्कुल निशुल्क मुफ्त कानूनी सहायता अनुच्छेद 39A के तहत बढ़ाई गई है कि जो भी लोग गरीब हैं उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध होनी चाहिए। तो मुफ्त कानूनी सहायता के माध्यम से वे अपना, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो केसेस होते हैं, उन केसेस के अंदर अगर गरीब वर्ग के लोग कोई वकील नहीं लेकर आ पाते हैं, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील उस केस को लड़ता है। तो वह सरकारी वकील नियुक्त किया जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 39A के अंदर कहा गया है कि गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायताएं प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो उसी अनुच्छेद 39A का अनुसरण करते हुए वह पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाता है। इसी तरीके से दोस्तों आर्टिकल 43A जो है, वह उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि वर्ष 1990 के दशक में हमारे पास बहुत सारी जो मूवीज बनी, उनमें अक्सर ऐसा होता था कि आपका जो भी प्रबंधन मैनेजमेंट वाला जो संकाय है, वह आपके मजदूरों का शोषण करता था। फिर ट्रेड यूनियंस हड़तालें किया करती थी, और देखो, हड़ताल हो या फिर मजदूरों का शोषण हो, दोनों ही केसेस के अंदर हमारा जो देश है, वह सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में समानता स्थापित नहीं कर पाएगा, सामाजिक न्याय स्थापित नहीं होगा। इसीलिए सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए मजदूरों को भी, श्रमिक वर्ग को भी प्रबंधन में एक हिस्सा मिलना चाहिए। इसी के दौरान आपके ट्रेड यूनियंस एक्ट में परिवर्तन किए गए, और ट्रेड यूनियन का जो भी लीडर होगा, वह भी उद्योगों के लिए कोई अगर ऐसी बड़ी कोई नीति बनाई जा रही है जिसका सीधा प्रभाव श्रमिकों पर पड़ता है, तो उसमें भी उसकी राय मशवरा लिया जाएगा। तो इस तरीके से अनुच्छेद 39A है, जिसकी वजह से ट्रेड यूनियन अधिनियम में संशोधन हुए और प्रबंधन में उन्हें भागीदारी मिलने लगी। दोस्तों, फिर बात आती है अनुच्छेद 48A की, जिसे भी हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 से ही जोड़ा है। इसमें आपके रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्यजीव की रक्षा करने के लिए कहा गया है। देखिए, किसी भी देश को अगर सतत विकास करना है तो पर्यावरण पर पूर्णतः ध्यान देना होगा, जैव विविधता पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जो जैव विविधता और जो पर्यावरण है, वही हमारे सतत विकास के परिचायक है। क्योंकि हमारे क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में जितनी भी वस्तुएं हैं वो जैव विविधता पर निर्भर करती, क्योंकि
जब पारिस्थितिकी में जितना ज़्यादा खाद्य श्रृंखला जटिल होगी उतनी ज़्यादा जैव विविधता होगी, और जितनी ज़्यादा जैव विविधता होगी उतना ज़्यादा हमारा फूड डाइवर्सिफाई हो सकेगा। तो इसीलिए प्रॉपर इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, प्रॉपर आपके पारिस्थितिकीय हमारे सततता को बनाए रखने के लिए और जैव विविधता की रक्षा के लिए अनुच्छेद 48A को जोड़ा गया। इस पर कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो जस्ट रिमेंबर इट गाइस। फिर आगे हम बात करते हैं कि कुछ नए हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह 44वें संविधान संशोधन 1978 के दौरान भी जोड़े गए। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आपके 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि देखिए 42वां संविधान संशोधन जो होता है वो इंदिरा गांधी जी ने लागू किया था और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लागू कर दिया था जिससे फटाफट हटाया जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इमरजेंसी को लागू करते हुए उन्होंने इतना बड़ा बदलाव संविधान में किया था। कुछ चीज़ें अच्छी थी पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं थी। इसीलिए फिर मोरारजी देसाई की सरकार आती है और 44वें संविधान संशोधन 1978 में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन कर हमारे कुछ नए नीति निर्देशक तत्वों को भी जगह मिलती है। जैसे कि हमारा आर्टिकल 38 जो है उसे यहाँ पर जोड़ा गया था और आर्टिकल 38 के अंदर आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को खत्म करने की बात की गई थी कि खासकर किसी भी व्यक्ति विशेष की आय, प्रतिष्ठा और जो सुविधाएं हैं उन सभी सुविधाओं में कोई भी इनइक्वलिटी, कोई भी असमानता नहीं होगी और सिर्फ समानताएं ही व्याप्त होंगी। इसी दृष्टिकोण के साथ से आपके आर्टिकल 38 को यहाँ पर कुछ संशोधन किए गए। फिर देखिए काफ़ी बड़े परिवर्तन के साथ और बहुत इंपॉर्टेंट परिवर्तनों के साथ आता है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि आपके 2002 के अंदर आता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमारे प्राथमिक शिक्षा के अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, आर्टिकल 21A को जोड़ा गया, जिसमें 14 वर्ष की आयु से पहले बच्चों को 6 वर्ष की प्राथमिक आयु दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने में आपके अनुच्छेद A का हाथ है, जो कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। इसे ही आप राइट टू एजुकेशन RTE शिक्षा के अधिकार के नाम से जानते हो। और साथ साथ आपका जो अनुच्छेद 45 है इसके विषय वस्तु को भी बदला गया ताकि शिक्षा के अधिकार को हम लागू कर सकें। तो यहाँ पर हमारे RTE जैसा बहुत बड़ा चीज़ आया जिसके बारे में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 21A को इसके तहत जोड़ा गया था। फिर देखिए दोस्तों आगे हमारे यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा में क्या किया गया, 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई। और आपके फिर 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में आता है, जिससे आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो सहकारी समितियां हैं इन्हें भी जोड़ा गया। तो सहकारी समितियों में जो चेंजेस किए गए, सहकारी समितियों में जो आपके परिवर्तन किए गए वो हमारे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा किए गए हैं, जो कि आपके हमारी सहकारी समितियों का भी एक वर्चस्व, एक सहयोग, एक क्षमता प्रदर्शन को संविधान में जगह देता है। और यही वो टाइम था जिसमें आपका शेड्यूल 12 वो पार्ट 12 भी जोड़ा गया था आपका। पर चलिए उसकी बात हम आगे करेंगे। तो देखिए कुछ विशेषताएं हैं जो कि नीति निर्देशक तत्वों की आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को मूलाधिकार स्थापित करते हैं, तो वहीं सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का जो उत्तरदायित्व है वह हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कंधों पर आया हुआ है। तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने में हमारे इन्हीं तंत्रों का, इसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हाथ है। ये बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है, यानी कि ये जस्टिसिएबल नहीं है। अगर आप कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। फिर भी ये
फिर भी ये आपके संवैधानिकता को बनाए हुए है। तो गाइज फिर भी ये क्या है, आपके संवैधानिकता को बनाए हुए है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जस्टिशिएबल नहीं है, फिर भी ये किसी भी विधि की संवैधानिकता के निर्धारण में मददगार होते हैं। कि अगर कोई ऐसी चीज हुई जो कि आपके डीपीएसपी के थ्रू वैध साबित हो सकती है, लीगल हो सकती है, संवैधानिक हो सकती है, तो उसे बिल्कुल संवैधानिक घोषित किया जाएगा, अगर वो किसी भी प्रकार से किसी भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पक्ष को सिद्ध कर रही हो। तो इस तरीके से ये आपके संवैधानिकता के जो मुद्दे हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये सभी मुद्दे हमारे लिए काफ़ी सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो जिसे हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये खुद जस्टिशिएबल नहीं है बट संवैधानिकता प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किसी भी राज्य के अंदर अगर आप चाहते हो कि सुशासन, गुड गवर्नेंस आपके स्थापित हो सके, तो किसी भी राज्य के अंदर सुशासन को स्थापित करने में काफ़ी बड़ी भूमिका ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व निभाते हैं। अर्थात कानून बनाते समय राज्य को किन चीज़ों को लागू करना चाहिए, किन चीज़ों की अपेक्षा राज्य से की जानी चाहिए, वे सभी चीज़ें हमारे इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हमें नज़र आती हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वे सभी चीज़ें हमें नज़र आती हैं जो कि इन पर हमें लागू किए जाने की आवश्यकता है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अगर हम बात करें समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे आदर्शों की, चाहे न्याय राजनैतिक हो आपके, चाहे सामाजिक हो या आर्थिक हो, तो सभी प्रकार के जो न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, उन सभी को भी आपके नीति निर्देशक तत्व ही प्रदान करते हुए नजर आते हैं। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी होगी। तो देखिए यहाँ पर आपके संविधान सभा के कुछ सदस्य और जो अन्य संवैधानिक और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की कुछ आलोचनाएं भी की हैं। तो क्या क्या आलोचनाएं हैं, क्यों ये आलोचनाएं हैं, इन सभी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि पहली बात, तो जब ये न्यायोचित ही नहीं है, कोई इन्हें मानेगा ही नहीं, इनके उल्लंघन पर कोई कोर्ट में जाएगा ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल शक्तिहीन हो जाते हैं। केटी शाह ने, आपके हमारे संविधानवादी केटी शाह ने कहा कि ये अतिरेक कर्मकांडी हैं। ये इनकी तुलना एक चेक से की गई है। ये अतिरेक कर्मकांडी है कि ये फालतू का कर्मकांड है जिसे कोई फॉलो तो करता नहीं है क्योंकि ये न्यायोचित नहीं है। ये फालतू के अतिरिक्त में दिए गए अतिरेक कर्मकांडी के रूप में जाने जाते हैं। तो ये आपके अतिरेक कर्मकांडी है, एक चेक है जो कि बाउंस हो चुका है, जो कि आपके क्या है, किसी काम का नहीं है। ऐसे अतिरेक कर्मकांडी के रूप में इस डीपीएसपी को बताया गया है। वही नसरुद्दीन कहते हैं कि ये सिद्धांत नव वर्ष प्रस्तावों की तरह हैं जो कि जनवरी को टूट जाते हैं। ये वैसे ही हमारे रेजोल्यूशंस हैं जो कि हम हर साल जब जब जनवरी आता है तो हम कहते हैं कि इस साल मैं ये करूँगा, इस साल मैं फिटनेस पर ध्यान दूंगा, इस साल मैं ये चीज़ पे करूँगा, इस साल मैं इस पर ध्यान दूंगा। ये मेरा रेजोल्यूशन है साल का, जो कि सब लोग, आप लोग भी 1 जनवरी को बनाते होंगे, पर वो आपके साल के अंत तक जाते जाते टूट जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही ये नव वर्ष के वो प्रस्ताव हैं जो कि अक्सर जनवरी में ही बनते हैं और जनवरी में ही टूट जाते हैं, जिनकी कोई भी बड़ी लाइफ हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पर बताई गई हैं। ऐसे ही दोस्तों हमारे टीटी कर्मचारी कहते हैं कि यह आपके भारतीय भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर है, जहाँ पर हमारा राज्य किस तरीके का बनना चाहिए, मेरा राज्य ऐसा होना चाहिए, मेरा राज्य वैसा होना चाहिए, मुझे ये करना होगा, मुझे वो करना होगा। तो हमारी जो भावनाएं हैं
जो कि कचड़े की भांति इतनी सारी इकट्ठी हो जाती हैं और फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं होती वक्त के सामने, और वो एक कूड़े की तरह किसी कोने में पड़ी रहती हैं, जो कि भावनाएं हैं, हसीन सपने हैं, जो हसीन ही बने रहते हैं और कभी भी यथार्थ में नहीं आते हैं। तो हमारे टीटी कृष्णामचारी ने राज्य के नीति निर्देशकों तत्वों को भावनाओं का स्थायी कूड़ागर कहा। इसी की तरह केसी वेयर कहते हैं कि यह हमारे लक्ष्य और आकांक्षाओं के घोषणा पत्र हैं कि हमारे क्या लक्ष्य होने चाहिए और किस तरीके से हमारे राज्य होना चाहिए, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है, क्या हमारी आकांक्षा है, उसे भी ये दिखाते हैं। तो केसी वेयर दिखाते हैं कि लक्ष्य और आकांक्षाओं का ये घोषणा पत्र है, जो कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये बस वो एक्सपेक्टेशंस हैं, फुलफिल होंगी नहीं होंगी यह भविष्य में ही पता चलेगा। ऐसे ही महान कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट सर आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि यह कर्मकांडी आकांक्षा है, ये ऐसी आकांक्षा है जो कि व्यर्थ है, जिसे शायद ही कोई पूरा कर पाए। यह सिर्फ और सिर्फ कर्मकांडी आकांक्षा है जिसे हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके से हमेशा हमारी एक्सपेक्टेशन इस कर्मकांडी आकांक्षाओं को दिखाती हुई नजर आ रही है। यही चीज आपके यहाँ पर कही जा रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके दूसरा जो आलोचना की गई नीति निर्देशक तत्वों की, वो कहा गया ये तर्कहीन है, ये रेशनल नहीं है। आपने कोई भी सिद्धांत बनाया और उसमें सोच लिया कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, पर एग्जैक्टली ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता, इस पर हमने बात नहीं की है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास तर्कहीन एक्सपेक्टेशंस हैं जिसे फुलफिल नहीं किया जा सकता है। तो हमारे पास ये क्या है, तर्कहीन एक्सपेक्टेशंस के रूप में नजर आती हैं। तो इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये सारी चीजें हमेशा हमारे यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। तो श्रीनिवासन कहते हैं इन्हें न तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया है और न ही तर्कसंगत तरीके से व्यवस्थित किया गया है, कि इनकी जो व्यवस्था है कि कब क्या होना चाहिए, किस सीक्वेंस में राज्य को इसे अपनाना चाहिए, राज्य को किस तरीके से इसे लागू करना चाहिए, ना तो हमने वो वाली कोई बात की है और ना ही हमने यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है समाजवादी, गांधीवादी, उत्तर बौद्धिकवादी सिद्धांतों के, उसे भी ढंग से वर्गीकृत नहीं किया है। तो ओवरऑल ये जो सटीक हमारे देश की डिमांड है उसके अनुरूप नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक तर्कहीन व्यवस्था है और ये रूढ़िवादी भी हैं। ये क्या कहते हैं कि हमारे राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वह रूढ़िवादिता को, पुरानी चीजों को दिखाते हैं जो कि शायद आधुनिकता वाले समय में इनकी आवश्यकता ना हो। तो इसीलिए कुछ पुरानी परंपराओं को दिखाते हुए हमें नजर आते हैं। तो इस तरीके से रूढ़िवादिता के जो मुद्दे हैं वो भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं। तो इस तरीके से आपकी कुछ आलोचनाएं हमारे डीपीएसपी की गई हैं। देखिए दोस्तों, फिर बात है यहाँ पर संवैधानिक टकराव की, कि ये जो डीपीएसपी हैं वो हमारे संवैधानिक टकराव क्रिएट करते हैं, कि खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ मोड़, कुछ ना कुछ टकराव ये पैदा करते हैं जो कि सही नहीं है। तो जो आपके संवैधानिक टकराव है उसे कम किए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि के संथानम कहते हैं कि इन तत्वों से केंद्र और राज्यों के बीच में, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच में और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में संवैधानिक टकराव होगा। कि यहाँ पर आपके वो चीजें हैं कि एक तो केंद्र कहेगा कि ये होना चाहिए, राज्य कहेगा नहीं ये नहीं हो सकता है, राज्यपाल कहेगा ये होना चाहिए, राष्ट्रपति कहेगा नहीं हो सकता है, मुख्यमंत्री और आपके राज्यपाल के बीच में टकराव होंगे, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में टकराव होंगे, केंद्र और राज्य के बीच में टकराव होंगे। तो ये क्या है, आदर्शवादी विचारधाराएं हैं जो कि सभी के समान रूप से एक जैसी सभी पर लागू नहीं होंगी और इसी वजह से टकराव हमारे यहाँ उत्पन्न हो सकता है। तो ये टकराव का भी हमारे
रीज़न बन सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता हुआ हमें नज़र आएगा। तो ये हमारे संवैधानिक टकराव के भी कारण बनेंगे। फिर देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारा प्रीलिम्स जो है वो है 27 जून को। ठीक है, 27 जून को तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बचे हैं। अब इस 6 महीने में तुम क्या क्या करोगे? डेडलाइन, काउंटडाउन चालू हो गया है। ऐसा नहीं हो कि कोरोना के टाइम पर, अभी तो चलो कई बच्चों का प्रीलिम्स रह गया, पर अगली बार हमें 100% क्लियर करना है। तो आप भी चैंपियन बन सकते हो, आपको भी चैंपियन बैच ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये जो चैंपियन बैच है आपके हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल तीनों में अवेलेबल है। आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं। चैंपियंस बैच में हमारे 500 घंटे से भी ज़्यादा क्लासेस के अंदर आपको कंप्लीट पीडीएफ, फ्री मटेरियल सब कुछ मिलेगा। तो 100% सक्सेस बैच ये होने वाला है, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड ये बैच होने वाला है। तो आपके हिंदी में लक्ष्य नाम से ये बैच आपको अवेलेबल होगा, चैंपियंस ऑफ द लक्ष्य, और आपके मिशन बाइलिंगुअल वालों के लिए और एक्सपीडिशन हिंदी मीडियम वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए होगा। और अगर दोस्तों आप 2022 की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके बैचेस अवेलेबल हैं तीनों में, हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप बात कर रहे हो 2023 की, तो 2023 के बैचेस में भी आप भाग ले सकते हो। तो 2023 के बैचेस भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो आप 2023 के बैचेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होंगी। तो डोंट फॉरगेट, जस्ट जॉइन दीज बैचेस। ओके गाइज, तो ये बैचेस काफ़ी आपके यूज़फुल होने वाले हैं। तो SS लाइव, ध्यान रखिएगा, SS लाइव रेफरल कोड के साथ आप इन बैचेस को ज्वाइन करो। और खासकर जिस भी बच्चे को चैंपियन बैच ज्वाइन करना है वो ज़रूर प्रॉपर नोट्स के लिए SS लाइव रेफरल कोड को ही यूज़ करे, ताकि आपकी सक्सेस सिक्योर हो सके। तो इस बार चूकना नहीं है, इस बार निकालना है। चलिए तो दोस्तों, थोड़ी सी बात कर लेते हैं मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर की। वैसे तो हम शॉर्ट में से एक बार देख चुके हैं, पर फिर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, है ना। तो पहली बात तो मूल अधिकार क्या है? नकारात्मक हो सकते हैं, अर्थात आपकी कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी होंगी, जैसे कि छुआछूत नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं? नकारात्मक है, कुछ चीज़ों को करने से रोकते हैं, वो हमारे मूल अधिकार है। वहीं पर नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक होते हैं। तो राज्य कैसा होना चाहिए, किन चीज़ों को हमें करना है, उन चीज़ों पर ये बात करता है। तो ये सकारात्मक परिप्रेक्ष्य को हमें दर्शाता है। इसी तरीके से आपके मूलाधिकार न्यायोचित हैं, इनका उल्लंघन हो तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हो, जबकि आपके यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित हैं, इनका अगर उल्लंघन होता भी है तो भी आप सीधे कोर्ट में नहीं जाएंगे, न्यायालय इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं करता है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा जो अंतर हो जाता है वो अंतर है कि ये आपके लोकतांत्रिक राज व्यवस्था स्थापित करते हैं मूलाधिकार, जबकि हमारे सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का जिम्मा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को दिया गया है। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये कानूनी रूप से मान्य है, जबकि इनकी मान्यता हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो मान्यता है वह नैतिक और राजनैतिक मान्यता है, कि नैतिक रूप से सही होंगे और राजनीतिक रूप से सही होंगे, पर कानूनी रूप से सही है या नहीं है इस पर कोई बाध्यता, कोई कंपल्शन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जो मूलाधिकार है वह व्यक्तिगत कल्याण की बात करते हैं, कि आपको पर्सनली कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा अधिकार आपका उल्लंघित नहीं होना चाहिए जो कि आपके पर्सनल लेवल पर आपको नुकसान पहुंचाता हो। तो यहाँ पर ये व्यक्तिगत कल्याण की बात करते हैं, जबकि हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो होते हैं समुदाय के कल्याण के, समाजवादी, वो पूरे समाज को फायदा पहुंचाते हैं। तो पूरे समाज के लिए ये आपके कल्याणवादी हुआ करते हैं, पूरी की पूरी सोसाइटी को इनसे फायदा होगा।
तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आपके ये जो हमारे मूलाधिकार होते हैं वह सुओ मोटो होते हैं, स्वतः ही लागू हो जाते हैं, उन्हें आपके किसी और को लागू करने की जरूरत नहीं होती है। जबकि आपके अगर तुम्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना है तो एक विधान, एक अधिनियम बनाना होगा, क्योंकि ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। आपके न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी का भी मूल अधिकार का हनन हो तो वह आपके, अगर कोई भी ऐसा अधिनियम है जो कि मूल अधिकार का हनन कर रहा हो तो उसे संविधान और हमारा सुप्रीम कोर्ट बाध्य है कि उसे आपके गैर संवैधानिक और अवैध घोषित कर सकता है। परंतु आपके नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन होने पर न्यायालय उसे असंवैधानिक या अवैध घोषित नहीं कर सकता है। बस आपके नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं किसी भी कानून की संवैधानिकता को बताने के लिए जरूर काम में लिए जाते हैं, परंतु वो आपके कभी भी किसी भी चीज को असंवैधानिक या अवैध घोषित कर दे, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीजें हमें यहाँ पर इनके बीच में अंतर को बताती हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा। पर अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको नहीं भूलनी है, हमारे आपके अपवाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर लिख लो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारे यहां पर कुछ अपवाद हैं जो कि मूलाधिकार के अंदर अपवाद हैं। ठीक है, इन पर ही अक्सर क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं और बच्चे इन्हीं पे आपके फंस रहे हैं। तो एक्सेप्शन इज ऑलवेज मैटर्स बिकॉज एवरीथिंग विच इज एक्सेप्शनल विच इज ऑलवेज रिमेम्बरेबल। तो यहां पर आपके क्या क्या अपवाद हैं विधि के समक्ष, क्योंकि देखो आपने मूल अधिकार देख लिए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देख लिए हैं, दोनों में अंतरों को समझ लिया है, पर आपके कुछ मूलाधिकार जैसा कि मैंने कहा कि अपवाद हैं कि जिन पर वो लागू नहीं होते। जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के कुछ विशेषाधिकार हैं कि वे अपने पद के दायित्व के से संबंधित निर्णय लेने के लिए किसी भी न्यायालय पर उन पर कोई भी आजीवन कार्यवाही नहीं होगी। तो यहाँ पर यह चीज ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद पर अगर रहकर वो काम करते हैं तो हो सकता है कि किसी मूलाधिकार का आपका हनन हो गया हो। वैसे तो देखो मूलाधिकार में तो क्या क्या कहा गया है, कहा गया है कि सभी लोग समान है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, बट यहाँ पर राज्यपाल और राष्ट्रपति आपके समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वो अपने पद पर रहकर अगर कोई भी ऐसा काम करेंगे और तो ऑब्वियसली पद की गरिमा के हिसाब से उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है और कभी भी कोई कोर्ट उसके ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। तो कार्यालय के दौरान आपराधिक मामले भी होते हैं तो भी राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है, कोई भी कार्यवाही नहीं होगी आपके राष्ट्रपति और राज्यपाल पर अगर कोई आपराधिक मामला, क्रिमिनल केसेस भी हो तो। और दीवानी मामला, सिविल केस हो तो 2 महीने का पहले नोटिस दो और फिर आपके कार्यवाही की जाएगी। तो मिनिमम 2 मंथ्स नोटिफिकेशन होना चाहिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास में, फिर कहीं जाके आपकी कोई कार्यवाही की जाएगी। और देखिए यहां पर जो परमादेश रिट है, ध्यान है आपको अनुच्छेद 32 में मैंने आपको एक मैंडमस नाम की रिट बताई थी जिसमें कहा गया था आपके मैंडमस में क्या होता है, व्हाट्स योर कमांड, आप किस तरीके से परम आदेश दे सकते हो। तो परम आदेश में क्या होता है कि कोई भी जुडिशियल बॉडी होती है उसको केस ट्रांसफर करने के लिए परम आदेश दिया जाता है, बट राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर ये लागू नहीं होगा। तो परमादेश रिट इनके ऊपर जारी नहीं होगी, मैंडमस नहीं होगी। और भारत में विदेशी कूटनीतिज्ञों को विशेषाधिकार भी दिए गए हैं कि आपके जो हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं, जो हमारे राजदूत होते हैं, उन सभी को कुछ विशेषाधिकार भी हमने दिए हैं। ऐसे ही संसदों और एमएलओ को भी आपके कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं और न्यायाधीशों को भी कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो ये इस तरीके से विधि के समक्ष हम लोग समान नहीं हैं। आपके ये मूलाधिकार में हमारी कुछ विशेषताएं कह लो या फिर मूलाधिकार में ये हमारे कुछ अपवाद हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही आपके 5 अपवाद हमें अनुच्छेद 15 जिसमें जाति, धर्म, मूलवंश, क्षेत्र, लिंग, निवास के आधार पर आपके
भेदभाव को निषेध करने की बात की गई है, तो यहाँ पर भी कुछ अपवाद हैं आर्टिकल 15 में। पहला अपवाद, महिलाएं, बच्चे, SC ST पिछड़ा वर्ग, इनके पक्ष में सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि देखिए, महिलाओं, बच्चे और SC ST के अंदर भेदभाव हो सकता है सार्वजनिक स्थलों पर क्यों हो सकता है? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनको मंदिर में नहीं घुसने दोगे या फिर कुछ भेदभाव करोगे। इनका मतलब ये है कि भेदभाव से मतलब आदमियों के समक्ष इन्हें नहीं माना जाएगा। अगर जरूरत पड़ती है तो SC ST और जो आपके महिलाएं हैं उन्हें विशेष सहायता दी जाएगी। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उन्हें तुम एक आदमी के बराबर नहीं मानोगे, उससे बेहतर मानोगे और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आप उनके लिए कर सकते हो, आपके कुछ सुविधाएं उन्हें मुहैया करवा सकते हो। ऐसे ही 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 में जब आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को जोड़ा गया तो शिक्षा संस्थाओं, निजी संस्थाओं सहित पिछड़े वर्गों हेतु विशेष प्रावधान भी दिए गए। तो निजी संस्थानों के अंदर आपके जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, ऐसे प्राइवेट शिक्षा संस्थान जिसमें आपके अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 के थ्रू आपके कुछ OBC को विशेष प्रावधान दिए गए, तो यहाँ पर भी उनको वरीयता दी जाती है। ऐसे ही आपके अल्पसंख्यक शिक्षा भी एक अपवाद के रूप में मानी जाती है। और जो उच्च शिक्षा सिद्धांत है उसमें रिजर्वेशन एक्ट 2006 को लागू किया गया और रिजर्वेशन दिया गया, तो ये भी अनुच्छेद 5 का ही एक विशेष महत्व आपके आरक्षण दिया जा रहा है, तो यह भी एक अपवाद के रूप में ही सामने हमारे आ जाता है। तो ये हमारे आर्टिकल 15 के अपवाद हो जाते हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 16 जिसमें लोक नियोजन की बात की गई थी कि राज्य के नियोजन में धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, क्षेत्र, निवास आदि के आधार पर राज्य अपने नागरिकों में भेदभाव नहीं करेगा, वह सभी को समान अवसर की अवधारणा देगा, समान अवसर की समानता देगा। परंतु यहाँ पर भी 3 अपवाद हैं। पहला, अगर संसद कोई भी कानून बनाता है तो निवास को लेकर उसमें रोजगार की शर्त बनाई जा सकती है। जैसे कि आपने देखा महाराष्ट्र ने, MP ने अपने कानून बनाया है कि केवल MP के लोगों को ही जॉब मिलेगी। तो अगर संसद चाहे तो निवास स्थान के आधार पर रोजगार की शर्तें निर्धारित कर सकता है, जो कि अनुच्छेद 16 का अपवाद है। ऐसे ही धार्मिक संस्था संबंधित पद और उस धर्म विशेष के अनुयायियों को आरक्षित हो सकते हैं। जैसे कि आपके हमारे जो बौद्ध मठ होते हैं उनमें कौन आपके मठाधीश बनेगा, ऐसे हिंदुओं में कौन मठाधीश बनेगा, आपके कौन कौन से पादरी बनेंगे, तो उनकी जो पोस्ट है उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान होंगे। ऐसे नहीं कि सबके लिए, जैसे कि तुम IAS का फॉर्म भरते हो वैसे ही बौद्ध मठों के मठाधीश बनने के लिए भी कोई फॉर्म आएगा और उसे आप फुलफिल करोगे और कोई भी बन सकता है, ऐसा नहीं होगा। आपके वहाँ के अनुयायियों में से ही कोई आपके चुना जाएगा। तो इस तरीके से धार्मिक संस्था से संबंधित धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए पोस्टें आरक्षित हो सकती हैं। ऐसे ही पिछड़े वर्ग के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी यानी रिजर्वेशन भी हमारे अनुच्छेद 16 के तहत मूलाधिकारों के अपवाद हैं। तो इस तरीके से कुछ अपवाद हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये अपवाद अक्सर आपके पूछे जाते रहते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आपका UPSC कॉम्बैट दिसंबर 2020 को होने वाला है सुबह 11 बजे। इस UPSC कॉम्बैट में 45 मिनट में तुम्हें 60 क्वेश्चनों के आंसर देने पड़ेंगे, और यहाँ पर अगर तुम टॉप 100 में आओगे तो तुम्हें प्राइस मिलेगा। पहला प्राइस होगा एप्पल का लैपटॉप वर्थ 1.5 लाख। दूसरा प्राइस होगा आपका iPad मिनी जो कि लगभग आपके 25-30 हज़ार का होता है। आपका एप्पल एयरपॉड जो कि लगभग 8-10 हज़ार के होंगे, और आपके टॉप 100 में आने वाले सभी बच्चों को 1000 रुपये का अमेजन वाउचर मिलेगा, और फिर इस 1000 रुपये से आप 1 साल में अमेजन पर कभी भी कुछ भी खरीद सकते हो जो कि 1000 रुपये का हो। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप 100 रैंकर्स को आपको ये UPSC कॉम्बैट का फायदा मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री में आप टेस्ट दे सकते हो। ऑल इंडिया लेवल पर अपनी क्या लेवल है प्रिपरेशन का, कितनी तैयारी और करना बाकी है, ये सब आपको पता वहाँ पर लग जाएगा। तो एक नेशनल लेवल पर
तुम कितने पानी में हो ये जानने का मौका अनअकैडमी आपको दे रहा है, साथ साथ में एक्साइटेड प्राइजेस भी दे रहा है। तो इन सभी एक्साइटेड प्राइजेस को और सभी फ्री प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करने के लिए आप SS लाइव रेफरल कोड को यूज करते हुए इस फ्री यूपीएससी कॉम्बैट को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट, नोट्स और पूरी गाइडेंस चाहिए, तो भी आप SS लाइव रेफरल कोड को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू जॉइन यूपीएससी कॉम्बैट विथ SS लाइव रेफरल कोड, एंड इफ यू वांट टू सब्सक्राइब अनअकैडमी देन यूज SS लाइव रेफरल कोड। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज। कल हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, आपके मूल कर्तव्य। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।